फिल्म की शुरुआत एक छोटे से घर में होती है जहाँ दो भाई रहते हैं। उनमें से एक का नाम पेड्रो है। अचानक उन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दोनों भाई फैसला करते हैं कि जाकर देखेंगे आखिर माजरा क्या है, लेकिन उन्होंने सोचा कि रात के समय जंगल में जाना सुरक्षित नहीं होगा, इसीलिए सुबह तक इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे अपने कुत्ते को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी। लाश को बीच से काट दिया गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को इस जमीन के मालिक पर शक होता है क्योंकि यह जमीन उसकी थी। उसे लगता है कि इस आदमी को जमीन के मालिक नहीं मारा होगा, लेकिन लाश की हालत देखकर यह साफ लग रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। उसी वक्त उन्हें लाश के पास से एक सूटकेस मिलता है। जब इस सूटकेस को खोलकर देखते हैं तो उसमें अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा मिलता है। नक्शे पर एक जगह निशान लगाया गया था। निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि यह तो पास ही रहने वाली एक औरत के घर का रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि इस हादसे के बारे में और यह जान सकें कि मरा हुआ आदमी आखिर कौन था। औरत के घर पहुंचकर दोनों भाई पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मरा हुआ आदमी रसल नाम का एक क्लीनर था। वैसे तो लोग उसे प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन इस फिल्म में उसे क्लीनर कहा गया है। उसका काम बुरी ताकतों जैसे शैतान या बुरी आत्माओं को भगाना था। औरत बताती है कि उसने रसल को इसलिए अपने घर बुलाया था ताकि वह उसके बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि उसका बेटा लंबे समय से एक रटन बन चुका था। रटन मतलब ऐसा इंसान जिसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका हो। दरअसल उसके बेटे को एक बुरी आत्मा या शैतानी ताकत ने अपने वश में कर लिया था। इस वजह से उसका शरीर बहुत मोटा और खराब हो गया था। ऐसा शरीर सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसमें से बदबूदार पस निकलती रहती है और वह कोई काम करने लायक नहीं रहता। औरत बताती है कि जब कोई इंसान शैतान के काबू में आ जाता है तो वह पूरी तरह बेकार हो जाता है। शैतान उस इंसान का इस्तेमाल तब तक करता है जब तक कोई क्लीनर या कोई और उसे मार न दे। अगर कोई दूसरा इंसान रटन को मारता है तो उस पर कब्जा करने वाली बुरी आत्मा उस मारने वाले इंसान को और उसके परिवार या आसपास के लोगों को भी अपने काबू में ले लेती है। यह सुनकर पेड्रो गुस्से में रटन की माँ से पूछता है, तुमने इस बारे में पहले किसी को क्यों नहीं बताया? जवाब में औरत कहती है, मैंने 1 साल पहले ही इसकी खबर चर्च को दे दी थी, तब से हम मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। इसके बाद भी पेड्रो उस औरत और उसकी दूसरी बेटी पर गुस्सा करता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पेड्रो और उसका भाई खुद भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों भाई पुलिस को इस बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उल्टा पुलिस पेड्रो और उसके भाई से ही सवाल जवाब करने लगती है। बातों बातों में पेड्रो का एक पुलिस ऑफिसर से झगड़ा हो जाता है। तब उसका भाई उसे रोकता है। पुलिस वाले कहते हैं, हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से यह कंफर्म करना होगा कि वह सच में रटन है या फिर किसी बीमारी की वजह से उसका यह हाल हुआ। इसके अलावा क्लीनर को किसने मारा यह भी तभी पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई पुलिस को जमीन के मालिक का नाम बताते हैं क्योंकि क्लीनर की लाश उसी की जमीन पर मिली थी, साथ ही रटन का घर भी उसकी जमीन पर था, लेकिन पुलिस उनकी मदद करने को तैयार नहीं थी। मायूस होकर दोनों भाई खुद ही जमीन के मालिक से मिलने जाते हैं और उसे रोटन और क्लीनर की लाश के बारे में बताते हैं। यहाँ जमीन के मालिक से बात करने पर पता चलता है कि हर कोई उस पर शक क्यों करता है। असल में रोटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती जमीन के मालिक की जमीन पर रह रहे थे, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से लोगों को लगता है कि जमीन के मालिक ने ही क्लीनर को मारा ताकि वह रोटन के घर न पहुंच सके और रोटन इसी हालत में रहे। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस सब के पीछे जमीन का मालिक नहीं बल्कि कोई और था। वह नहीं चाहता था कि क्लीनर रोटन के घर पहुंचे, इसलिए उसने क्लीनर को मार दिया। जमीन के मालिक को रोटन और उसकी फैमिली की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब एक साजिश है ताकि उससे उसकी जमीन छीन ली जाए। इससे गुस्से में आकर जमीन का मालिक रात को रोटन को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन रोटन की माँ उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि जमीन का मालिक क्लीनर नहीं बल्कि एक आम आदमी था। अगर उसने रोटन को मार दिया तो रोटन के अंदर की ईवल आत्मा जमीन के मालिक और रोटन की फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेती। इसके बाद वह उन्हें भी ऐसे ही तड़पाती जैसा वह रोटन के साथ कर रही थी। दरअसल रोटन के अंदर जो ईवल आत्मा थी वह लोगों के डर के साथ खेलती थी। वह उनके डर को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती थी। जब जमीन का मालिक रोटन को मारने गया तो रोटन के अंदर की ईवल आत्मा उसे मारने के लिए उकसाने लगी। वह उसे बहकाकर कहती है, मुझे मार दो ताकि मैं आजाद होकर तुम्हारी पत्नी जो प्रेग्नेंट है और बाकी सबको मार सकूं और उन्हें भी अपने कब्जे में ले सकूं। यह सुनकर जमीन का मालिक गुस्से और डर से भर जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। वह रोटन को कुछ नहीं करता और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सुबह जमीन के मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर रोटन के घर आ गई, लेकिन जमीन का मालिक यह ठान चुका था कि वह रोटन के शरीर को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा। इसके लिए उसने
पेड्रो और उसके भाई से मदद मांगी और वे दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब तीनों मिलकर किसी तरह रोटन के शरीर को ट्रक में रखते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद जब वे रोटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर रोटन का शरीर था ही नहीं। उन्हें तुरंत याद आता है कि रास्ते में एक बच्चा सड़क पर आ गया था। उसे बचाने के लिए उन्होंने अचानक जोर से ब्रेक लगाई थी, तभी रोटन का शरीर ट्रक से गिर गया होगा। जमीन का मालिक सिर्फ यही चाहता था कि रोटन के जिस्म को ठिकाने लगाया जाए। जैसे तैसे वह काम पूरा हो गया और उसके बाद वे तीनों अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह जमीन के मालिक की पत्नी अपनी बकरियों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वह तुरंत बाहर आता है। उसकी पत्नी बकरियों की तरफ इशारा करती है और उसे एक अजीब बकरी दिखाती है जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। जमीन का मालिक भी बकरी को देखता है और नोटिस करता है कि वह बकरी कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, जैसे उसे शैतान ने अपने वश में कर लिया हो। ये देखकर जमीन का मालिक बकरी पर अपनी गन तान देता है। बकरी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का ईवल कह रहा हो, मुझे मार दो ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर सकूं। इस बार जमीन का मालिक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वह वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह बकरी को सचमुच शूट करके मार देता है। उसने वही किया जो ईवल चाहता था। अब ईवल उस बकरी के जिस्म से आजाद होकर दूसरे जिस्म में जा सकता था और वह सीधे जमीन के मालिक की पत्नी के शरीर में चला जाता है। अब शैतान से पोजेस्ट हो चुकी पत्नी जमीन के मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उसने खुद पर भी कुल्हाड़ी मार ली और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद उसने अपने बच्चों को भी मार डाला। इस तरह से जमीन के मालिक की पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि ईवल शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसने पूरी तरह से एक इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण पूरी फैमिली का खात्मा हो गया। इस बीच पेड्रो और उसका भाई अभी तक रोटन के घर में ही थे। रात के समय रोटन का भाई वहां आकर कहता है, आप यहीं रुकिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह उन्हें जमीन के मालिक और उसकी फैमिली के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। अब पेड्रो के भाई को शक होता है कि शायद रोटन के भाई को भी ईवल ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन पेड्रो बच्चे को शांत होकर स्टोर में जाकर सोने के लिए कहता है। जाने से पहले लड़का उनसे कहता है, बिजली की चीजों से दूर रहिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब पेड्रो और उसके भाई को कहीं न कहीं आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने सुबह होते ही इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। पेड्रो अपने भाई से कहता है, हम अपना सारा सामान यहीं छोड़ देंगे ताकि हमारे साथ ईवल का कोई हिस्सा या असर उस जगह तक न पहुंचे जहां हम जा रहे हैं। अगली सुबह पेड्रो अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है। वह अपने पुराने कपड़ों को आग लगाकर जला देता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ गुस्से में उससे लड़ने लगती है। वह कहती है, अब तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने आ गए हो। इसी बीच पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी पर उनका डॉग हमला करता है और उसे अपने साथ बाहर खींच कर ले जाता है। असल में हुआ यह था कि पेड्रो के कपड़े जलने से पहले डॉग ने उन पर मुंह मारा था। इस वजह से ईवल डॉग को पोजेस कर लेता है और अब वह पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब पेड्रो की एक्स वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। जाते समय पेड्रो उससे कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन डॉग को शूट मत करना। लेकिन ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग कहाँ काम करता है। जब पेड्रो बाहर गया तो उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने डॉग को शूट करके मार दिया था। ये देखकर पेड्रो अंदर ही अंदर परेशान हो गया। उसने वही कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर जब पेड्रो घर लौटा तो वह हैरान और परेशान हो गया। उसकी एक्स वाइफ की बेटी सही सलामत घर वापस आ चुकी थी। बच्ची को जिंदा और सुरक्षित देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन यहीं पर बच्ची ने एक अजीब बात कही। उसने कहा, अभी पापा गाड़ी से आकर आपको मार देंगे। ये सुनकर पेड्रो काफी घबरा गया। वह तुरंत गैराज से गाड़ी निकालता है और अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बिठा लेता है। वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लेकर आया और अपनी ही वाइफ को टक्कर मार दी। ऐसा लग रहा था कि वह मर गई है, लेकिन यह देखकर पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी घबराई नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल बच्ची को भी ईवल ने पोजेस कर लिया था। फिर ईवल ने उसके डैड को भी पोजेस कर लिया और उसने अपनी ही वाइफ को मार डाला। ये सब देखकर पेड्रो डर गया और अपने बेटों को लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। वह अपनी माँ के घर पहुँचा जहाँ उसका भाई पहले से ही मौजूद था। अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बिठाता है और वे सब टाउन से निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी से कहता है, हमें पजेशन और पोजेस होने के बारे में बताएं। तब दादी कहती है, पजेशन और पोजेस्ट हुए जिस्म से बचने के 7 असूल हैं। पहला असूल, आपको बिजली से जुड़ी चीजों से दूर रहना है। यही बात रोटन के भाई ने भी कही थी। इसकी वजह यह है कि बिजली की चीजें ईवल को और ताकतवर बना देती हैं। दूसरा असूल, जानवरों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ईवल जानवरों को भी पोजेस कर सकता है। तीसरा असूल, पोजेस हुए इंसान की किसी भी चीज को
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर वह चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी हो। चौथा असूल, उन्हें दुख या तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि इससे ईवल और गुस्से में आ सकता है। पांचवा असूल, शैतान या ईवल को कभी उनके असली नाम से मत पुकारो क्योंकि ऐसा करने से उनकी ताकत बढ़ जाती है। छठा असूल, पोजेस इंसान को कभी भी गन से मत मारो क्योंकि ऐसा करने से ईवल और भी खतरनाक हो सकता है। सातवां और आखिरी असूल, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, हर हाल में बहादुरी दिखानी है, यहाँ तक कि मौत से भी डरना नहीं चाहिए। तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था, अचानक बोलने लगा, लेकिन उसने जो बोला वह ईवल का नाम था। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। उसी समय पेड्रो के फोन पर उसकी एक्स वाइफ की कॉल आई। फोन पेड्रो की माँ के हाथ में था। कॉल देखकर सभी लोग दंग रह गए क्योंकि जिस तरह से गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी, किसी का बचना नामुमकिन था। पेड्रो ने खुद देखा था कि वह मारी गई है, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठाई। कॉल पर उसकी एक्स वाइफ पेड्रो को गालियां देने लगी और कहा, मैं अपने दोनों बच्चों को लेने जरूर आऊंगी। ये सुनकर पेड्रो बहुत परेशान हो गया। वह इन सभी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा और इन अजीबोगरीब घटनाओं से पूरी तरह तंग आ चुका था। तब पेड्रो का भाई उसे समझाते हुए शांत करता है। अब ये लोग टाउन से तो निकल चुके थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे जा सके। पेड्रो का भाई उसे बताता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मिर्था नाम की एक औरत रहती है जिसे मैं जानता हूँ, हम वहाँ चल सकते हैं। वह हमारी रहने में भी मदद करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पैसे भी दे देगी क्योंकि वह बहुत भली औरत है। ये सुनकर वे सभी मिर्था के घर पहुँच जाते हैं। मिर्था एक क्लीनर भी रह चुकी थी और आज भी वह अपनी जिंदगी में आत्माओं से जुड़े सभी नियमों को मानती थी। मिर्था इन लोगों को अपने घर में रुकने की इजाजत दे देती है। पेड्रो का भाई मिर्था को सारी बातें बता देता है कि अब तक उनके साथ क्या क्या हो चुका है। इसी बीच हम देखते हैं कि पेड्रो और उसका भाई आपस में बात करते हैं। उनकी बातचीत से यह अंदाजा होता है कि दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। अब आधी रात को पेड्रो की एक्स वाइफ वहाँ आ जाती है। वह पेड्रो के छोटे बेटे को लेकर बालकनी से कूद जाती है। पेड्रो ने उसे देख लिया था, लेकिन उसे रोकने से पहले ही वह कूद चुकी थी। जब नीचे जाकर चेक किया गया तो वह और उसका बेटा दोनों गायब थे। ये देखकर पेड्रो को अपने छोटे बेटे की बहुत चिंता होने लगती है। मिर्था, जो क्लीनर होने के कारण ईवल या पोजेस्ट को देख सकती थी, पेड्रो के बड़े बेटे को देखकर समझ जाती है कि वह भी पोस्टेड हो चुका है। मिर्था बताती है, ईवल इसके जिस्म में घुस गया है, लेकिन क्योंकि यह बच्चा चुप रहता है और बोलता नहीं, इसीलिए ईवल अभी तक इसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया है। इसी वजह से ईवल फिलहाल इसके अंदर कैद है। इसके बाद मिर्था अपने सारे क्लीनिंग के सामान को इकट्ठा करती है, जिसमें हथियार और जरूरी चीजें होती हैं। वह कहती है, हमें रोटन को खत्म करना ही होगा। इस पर पेड्रो का भाई कहता है, मेरे हिसाब से रोटन अब तक खत्म हो चुका होगा, तभी तो इतनी ज्यादा पोजीशन हो रही है। एक के बाद एक ईवल सबको पोजेस कर रहा है। मिर्था उसे समझाते हुए कहती है, नहीं, ये जानकारी गलत है, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। ये सारी पोजीशन असल में ईवल के पूरी तरह पैदा होने के लिए हो रही है। तब पेड्रो का भाई बताता है, हमने रोटन को कहीं और छोड़ दिया था। मिर्था गुस्से में कहती है, ये तो सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तब पेड्रो कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें जमीन के मालिक ने मजबूर किया था। अब पेड्रो का भाई पेड्रो की एक्स वाइफ और बेटे को ढूंढने निकलता है, जबकि पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि ईवल की पोजीशन पूरे टाउन में फैल चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें मिर्था के बताए 7 नियमों का पालन भी करना था। रास्ते में मिर्था पेड्रो को बताती है, हम जिस भी चीज से डरेंगे, ईवल उसी चीज का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा और हमें उसी चीज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बेटे को उठा ले गई क्योंकि तुम उसी की वजह से डर रहे हो। रास्ते में मिर्था पेड्रो को अपनी कहानी भी सुनाती है। वह बताती है, मेरे पति एक लालची इंसान थे। वे चर्च के नाम पर लोगों को धोखा दिया करते थे। वे एक्टर्स को हायर करके उनसे रोटन और ईवल की एक्टिंग करवाते थे, लेकिन एक दिन असली पोजीशन वहाँ आ गया। उसके बाद से वे बदल गए और उन्होंने क्लीनिंग शुरू कर दी क्योंकि तब उन्हें समझ आया कि रोटन और ईवल असली होते हैं और उनसे डरना लाजमी है। फिर मिर्था पेड्रो को बताती है, एक दिन मेरे पति क्लीनिंग करने गए लेकिन वापस कभी नहीं आए। और हाँ, आप ईवल या पोजेस्ट इंसान से दूर जा सकते हैं, इतना दूर कि आपको खुद भी न पता चले कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे मैंने किया। मैंने सब कुछ छोड़कर अकेले रहना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईवल ने पेड्रो के बड़े बेटे को पूरी तरह पोजेस्ट कर लिया है और वह पेड्रो की माँ से खाना मांग रहा था, जो काफी अजीब था। अब पेड्रो के भाई को भी पेड्रो की एक्स वाइफ सड़क पर मिलती है, जो पूरी तरह पोजेस्ट हो चुकी थी और वह अपने छोटे बेटे का सिर खा रही थी। यह देखकर पेड्रो का भाई गाड़ी चलाकर उसे टक्कर मार देता है, जिससे वह कुचली जाती है, लेकिन इसके चलते गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और पेड्रो के भाई को भी गंभीर चोटें आती हैं। पेड्रो और मिर्था रोटन को ढूंढते हुए एक स्कूल के पास पहुंचे, जहां उन्हें सभी बच्चे अजीब हालत में बैठे हुए मिले। इन्हें देखकर मिर्था पेड्रो को चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इन बच्चों को भी ईवल ने पोजेस्ट कर लिया है। इस बीच हम स्कूल के चारों ओर अजीब सी परछाइयां भी देख सकते हैं। तभी एक बच्ची उनके पास
पास आकर कहती है, रोटन को मेरे डैड उठाकर घर ले गए हैं। दरअसल ये सारे बच्चे पोजेस्ट होने की वजह से झूठ बोल रहे थे ताकि पेड्रो और मिर्था को गुमराह किया जा सके। पेड्रो और मिर्था को स्कूल के एक फ्लोर के नीचे कई लोगों की लाशें मिलती हैं जिनको इन बच्चों ने मारकर वहां छुपा दिया था और इन लाशों के नीचे रोटन छुपा हुआ था। अब मिर्था अपना क्लीनिंग का सामान वहां सेटअप करती है और पेड्रो से कहती है कि वह नीचे से रोटन को बाहर निकाले। जब पेड्रो उसे निकालने वाला था तो ईवल खुद को बचाने के लिए पेड्रो का दिमाग कंट्रोल करने लगता है। उन बच्चों ने चालाकी से पेड्रो को कमरे में बंद कर दिया था। जब पेड्रो बाहर झांक कर देखता है तो वह देखता है कि सभी बच्चे मिर्था को मार चुके हैं और उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहे हैं। ये देखकर पेड्रो को गुस्सा आ जाता है। वह दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और रोटन को मार डालता है। ये करने के बाद उसे लगता है कि उसने हर चीज का खात्मा कर दिया है, लेकिन ये ईवल का खात्मा नहीं था, बल्कि ये तो ईवल की शुरुआत थी, क्योंकि यही ईवल और रोटन चाहते थे ताकि यह जिस्म खत्म होने के बाद ईवल आजाद हो सके। अब उसका काम पूरा हो चुका था और ईवल पूरी तरह से अपने रूप में पैदा होकर पेड्रो के सिर पर हाथ फेरता है, क्योंकि इसी ने ईवल को पैदा होने में मदद की थी। और अब ईवल बाहर की दुनिया में तबाही मचाने के लिए चला जाता है, जहाँ वह और भी लोगों को पोजेस्ट कर देगा और पेड्रो घर वापस आ जाता है, जहाँ दोनों भाई एक दूसरे के गले से लगकर दुख से रोने लगते हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि हमने हालांकि बहुत कोशिश की लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कहें तो उन्होंने अपनी हार पूरी तरह कबूल कर ली थी। अब अगर वे इस जगह को छोड़कर जाए भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब यह पोजेस्ट पूरे टाउन से फैलते हुए शहर में भी फैल जाएगा, जो तेजी से संक्रमण की तरह फैलने वाला था, जिससे वे छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। तभी उन्हें याद आया कि हमने रोटन के छोटे भाई को स्टोर में छुपाया था। पेड्रो उससे बात करता है, तब वह बताता है कि एक आवाज ने मुझे कहा था कि मैं उस क्लीनर को मार कर खा जाऊं। मतलब जिस आदमी की लाश इनको मिली थी उसे रोटन के छोटे भाई ने मारा था। फिर वह कहता है, ऐसा मैंने अपनी माँ के साथ भी किया था, उन्हें भी मार कर मैंने खा लिया। पेड्रो अपने बेटे को आइसक्रीम खाने के लिए देता है और नहाने चला जाता है। जब वह नहाता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके माथे पर जो निशान ईवल ने दिया था वह बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, यानी वह निशान स्थिर हो गया था। पेड्रो के बेटे को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से पानी और खून बहने लगता है। पेड्रो उसे साफ करने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके मुंह से उसकी माँ के बाल और लॉकेट निकल रहे हैं। ये देखकर वह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि पोजेस्ड हालत में उसके बेटे ने अपनी दादी को मारकर खा लिया था। ये देख पेड्रो का होश उड़ जाता है। वह खुद को संभालते हुए बाहर आता है और इस सब को लेकर बहुत दुखी हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि असल में यह ईवल करता क्या है। वह किसी एक जिस्म को पोंछ करके उसके अंदर पनाह ले लेता है और टाउन या शहर के लोगों को तब तक मारता रहता है जब तक कोई दूसरा आकर उसके इस पुराने जिस्म को खत्म नहीं कर देता जिसमें वह मौजूद होता है। फिर वह किसी और जिस्म को पोंछ करके उसके अंदर आ जाता है और फिर से लोगों को मारने का सिलसिला शुरू कर देता है। उसने ये इसीलिए किया ताकि मरे हुए लोगों से वह ताकत ले सके और इतना ताकतवर बन जाए कि वह पैदा होकर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। और वह चीज हो भी गई जब वह सही मायनों में पावरफुल हो गया। फिर पेड्रो के हाथों उसने खुद को मरवा दिया और पैदा हो गया, दुनिया को तबाह करने के रास्ते पर चल पड़ा, जहां अब बस उसका ही राज और कब्जा होगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।